गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड ईयर की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपान। मुझे तो आप पहचानने ही लगे होंगे। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज जो मेरा फेवरेट पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी में रिसर्च कैसे की जाती है, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं अनुसंधान क्या है। अनुसंधान नवीन ज्ञान की खोज, और सामाजिक अनुसंधान समाज के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज अनुसंधान कहलाती है। तो किसी भी अनुसंधान के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हम रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। हमने पूर्व में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति पढ़ ली है और हाइपोथेसिस पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं, और इसको लगभग 13 इसके स्टेप्स में बांटा गया है। अगस्ट कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं, उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के 5 चरणों का उल्लेख किया था। पीवी यंग ने, जो कि वो भी महान सोशियोलॉजिस्ट हैं, 4 चरणों का उल्लेख किया था, लेकिन हम इसको सुविधाजनक रूप में स्टडी करने के लिए 13 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान का सबसे फर्स्ट स्टेप है समस्या का चुनाव। प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारंभ किसी समस्या से होता है। समस्या का अर्थ है कि हमें स्टडी क्या करना है, हमारा फोकस किस पर रहेगा, हम जानना क्या चाहते हैं, यही समस्या है, यही विषय का चुनाव है। और विषय का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सारा रिसर्च हमारा विषय पर ही निर्भर करता है, विषय पर ही डिपेंड करता है। तो विषय का चुनाव करते समय हमें 3 बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विषय का समाज में महत्व, कि जो चुनाव हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमने लिया है, क्या उसका कुछ समाज में प्रभाव है, समाज में उसकी आवश्यकता है। सेकंड, विषय के बारे में तथ्यों की उपलब्धता, कि चुनाव कर लेने के बाद में, समस्या को ढूंढ लेने के बाद में, क्या उसके संबंधित तथ्य हमें मिल पाएंगे। और तीसरा इसका ध्यान रखने की बात है, सीमित साधनों से विषय का अध्ययन संभव है या नहीं, कि हमारे पास जितना समय है, जितना धन है, जितना श्रम है, क्या हम उन सब से इस विषय का अध्ययन करने में सक्षम हैं। तो अनुसंधान का जो पहला स्टेप है समस्या का चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सारा अनुसंधान टिका होता है। इसके चुनाव के समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या समाज के लिए लाभकारी है, क्या ये हमारे उपलब्ध साधनों के अंतर्गत आता है, और क्या इसके लिए हमें तथ्य उपलब्ध हो पाएंगे। फिर है सेकंड स्टेप, संबंधित साहित्य का अध्ययन। अनुसंधान करने में समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात हमें ये देखना होता है क्या पूर्व में भी इस पर रिसर्च किया जा चुका है, और यदि पूर्व में इस पर रिसर्च किया जा चुका है तो इसका रिसर्च गैप क्या है, किन बातों को हम अब अपने अध्ययन में नया जोड़ सकते हैं, और किन बातों का हम अपने अध्ययन में ध्यान रख सकते हैं। इसलिए संबंधित साहित्य का अध्ययन अपनी रिसर्च को एक दिशा प्रदान करता है, एक मोड़ प्रदान करता है कि इन विशेष बातों का ख्याल रखते हुए हम अपनी रिसर्च को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख चरण अनुसंधान से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और इन इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। इकाइयों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इकाइयाँ स्पष्ट हों, सुपरिभाषित हों, और सभी लोग इसका समान अर्थ लगाएं। इसका नेक्स्ट स्टेप है प्राकल्पना का निर्माण। हाइपोथेसिस वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। प्राकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस एक ही बात है, और
किसी भी अनुसंधान के लिए प्राकल्पना एक दिशा निर्धारण का कार्य करती है, एक मार्गदर्शन का कार्य करती है कि हमें रिसर्च करना किस क्षेत्र में है और हम अपनी रिसर्च में क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा था कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से समाज में अपराधों की प्रवृत्ति कम होती है, या शिक्षा का स्तर बढ़ने से बाल अपराध कम होते हैं। तो ये हमारी प्राकल्पना है, और हमारा समस्या का चुनाव भी मान लीजिए यही है कि हम शिक्षा के स्तर को अपराध से जोड़कर देखना चाहते हैं। तो इसमें जो हमने प्राकल्पना बनाई है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से अपराध की गति पर रोक लगती है, अपराध की गति कम होती है। अब जब हम अनुसंधान करेंगे तो इससे संबंधित इकाइयों को ही उसमें अध्ययन करेंगे, जोड़ेंगे और अपनी प्राकल्पना को सत्य और असत्य साबित करने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान का अगला स्टेप है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण मूलतः अनुसंधान विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से वह वस्तुनिष्ठ तरीके से अपने तथ्यों को एकत्रित कर पाता है, और इन सीमाओं का जब वह ध्यान रखता है तो अनुसंधान उचित या वस्तुनिष्ठ रूप से हो पाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप है सूचना दाताओं का चुनाव। अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र की संपूर्ण इकाई का चयन अपने अनुसंधान में करता है तो उसको संगणना पद्धति कहते हैं, और केवल कुछ ही इकाइयों या कुछ ही सूचनादाताओं का चुनाव करता है तो उसे निदर्शन कहा जाता है। और अनुसंधानकर्ता को यह पहले ही तय कर लेना चाहिए कि वह किन किन सूचनादाताओं का अपने अनुसंधान में उपयोग करेगा और अपने अनुसंधान में तथ्यों के एकत्रीकरण में भूमिका निभाएगा। सूचनादाताओं के चुनाव के पश्चात जो महत्वपूर्ण स्टेप है सूचनाओं के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण। प्राकल्पना की जांच करने, सत्यता का पता लगाने और सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आवश्यक होता है कि हम तथ्यों को एकत्रित करें, तथ्यों को जांचें। और तथ्यों का एकत्रीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य खुद अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर एकत्रित करता है, और द्वितीयक तथ्य सामाजिक अनुसंधानकर्ता पूर्व में लिखे गए अध्यायों या पेपर से एकत्रित करता है। जब सूचनादाताओं का चयन हो जाता है, प्रविधियों का निर्धारण हो जाता है, और ये प्रविधियाँ इस पर डिपेंड करती है कि हमारी समस्या कैसी है, हमने किस प्रकार की समस्या और किस प्रकार के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया है। तो नेक्स्ट स्टेप है उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। वास्तविक शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान में चुनी गई प्रविधियों एवं उपकरणों की जांच कर उनकी कमियों का पता लगाने के लिए पूर्व परीक्षण किया जाता है, और इस पूर्व परीक्षण से अनुसंधान में आने वाली समस्याओं के बारे में भी हमें जानकारी हो जाती है, और यह भी पता चल जाता है कि हमारा अनुसंधान कितना वस्तुनिष्ठ रहेगा। इसका अगला स्टेप है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। शोध कार्य की संपूर्ण योजना तैयार हो जाने के पश्चात क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन दो प्रकार से किया जा सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक माध्यम से। और संकलन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रविधियां हमारे पास हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन, प्रश्नावली, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो हम इनमें से किसी भी प्रविधि का चुनाव करके तथ्यों का संकलन कर सकते हैं।
उसके पश्चात है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, जिसे तथ्यों का विश्लेषण भी कहा जाता है। तो तथ्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिससे सामग्री को क्रमबद्ध करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसका संपादन, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जब संपादन हो जाता है, संकेतन हो जाता है, तो उसके पश्चात का स्टेप है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है। यहाँ एकत्रित किए गए तथ्यों का अर्थ निकालने एवं प्राकल्पना की सत्यता और असत्यता की जांच करने के लिए तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना सरल हो जाता है और इसी आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का या सामाजिक अनुसंधान का नेक्स्ट स्टेप है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों तथा सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि अति संक्षिप्त होते हैं। शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करता है, अर्थात नियम बनाता है, और किसी भी सिद्धांत का निर्माण हो जाना या नियम का बन जाना ही सामाजिक अनुसंधान है। अतः सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो कि सारी रिसर्च का सार होता है। और अंतिम स्टेप है प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखना। प्रतिवेदन लिखना सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत अनुसंधान की समस्या, उपकल्पनाओं, निदर्शन, अध्ययन की विधियों, प्रविधियों का विस्तृत विवरण किया जाता है तथा संकलित सामग्री और उससे निकाले गए निष्कर्षों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है और वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने की एक सफल प्रक्रिया है। इसके आधार पर समस्या से सिद्धांत का निर्माण होता है। एक बार पुनः मैं आपको विभिन्न स्टेप्स को दोबारा दोहराना चाहूँगी। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न स्टेप हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। पहला, समस्या का चुनाव। सेकंड, संबंधित साहित्य का अध्ययन। थर्ड, इकाइयों का निर्धारण। फोर्थ, प्राकल्पना का निर्माण। फिफ्थ, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। सिक्स्थ, सूचनादाताओं का चुनाव। सेवेंथ, सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण। एट्थ, उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। नाइन्थ, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। 10th, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन। 11th, तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। 12th, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। एंड लास्ट, प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखना। इस प्रकार इन विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं और समस्या के चुनाव के साथ सिद्धांत निर्माण पर पहुंचते हैं। अनुसंधान वह है जो कि नवीन ज्ञान से हमें लाभान्वित करता है और जिससे हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब हम समाज के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। किसी भी अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए उसको वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना होता है और विभिन्न पदों या विभिन्न स्टेप्स के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है
और इससे निकाला गया निष्कर्ष ही सिद्धांत का रूप लेता है। तो सामाजिक अनुसंधान वर्तमान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने पढ़ा सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपान। थैंक यू वेरी मच।